हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत के संविधान के अंतर्गत हम सब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के संबंध में हमने बहुत सारी बातें डिटेल में आपको बतलाई और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। आज के इस क्लास में हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन परिस्थितियां, आपातकालीन जो शक्तियां हैं, वो आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है, वो इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या क्या है। हम लोग आज के क्लास में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे और ये राष्ट्रपति से संबंधित अंतिम वीडियोस होंगे। हालांकि बाद में जब हम संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, जब हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो वहां पर भी राष्ट्रपति का किसी ना किसी रूप में उल्लेख होगा। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो हम राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ रहे थे, उस संबंध में ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब देखिए, अगर हम आपातकाल की बात करें, ठीक है, तो आपातकाल के लिए अगर आप इस चीज को समझिए तो आपको पता है आपातकाल के लिए इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो है इमरजेंसी, ठीक है ना। आपातकाल के लिए इंग्लिश में इमरजेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं और इस इमरजेंसी शब्द का अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग अगर आप देखिए, तो अगर आप पहले मीनिंग समझ लेते हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि इसके अंतर्गत हमें वास्तव में पढ़ना क्या है। तो इसका जो है मतलब ये होता है, इसका डेफिनेशन अगर आप समझिए तो अ सडन अनफोर्सीन, ठीक है, अनफोर्सीन क्राइसिस का मतलब हो गया कि जिसके बारे में ना तो हम देख सके या ना हम उसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और वो अचानक ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो अ सडन अनफोर्सीन क्राइसिस दैट रिक्वायर्स सडन एक्शन, ठीक है, या इमीडिएट एक्शन कह सकते हो। सडन और इमीडिएट एक्शन की जो है वो क्या है कि मांग करता है। यानी कि ऐसी हर वो स्थिति जिसके अंतर्गत क्या है, जिसका हम ना तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं और ना ही वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में कुछ भी जो है वो कह सकते हैं कि पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसे हर परिस्थिति को जो है हम आपातकाल की स्थिति का हम दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। तो आपात शब्द का फिर से समझिए कि उसके लिए जो इंग्लिश शब्दावली है वो इमरजेंसी है और इमरजेंसी का मतलब है अ सडन अनफोर्सीन क्राइसिस दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया आपातकालीन परिस्थितियां। अब आप देखिए, भारत के जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे कि भविष्य की जो दुनिया है या फिर मनुष्य के या देश के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो आपातकालीन परिस्थितियों के दायरे में आता हो। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो क्या है कि उसका किस तरह से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे उसके संबंध में हम प्रावधान बना सकते हैं। और इसीलिए हमारे देश के संविधान में ध्यान ये रखना है कि एक अलग से जो है वो क्या है कि एक भाग बनाया गया आपातकालीन, जो है उस भाग 18 और उसके अंतर्गत आपातकालीन जो प्रावधान है उन प्रावधानों के बारे में बात की गई है कि कितने तरह के आपातकाल के सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं इसके बारे में। और इसके लिए अनुच्छेद 352 से 360 तक में जो है उसके समस्त प्रावधानों की चर्चा की गई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 352 से 360 के 352 से लेकर 360 तक भारतीय संविधान के भाग 18 में बहुत बार ये पूछा गया है और इससे जो है वास्तव में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में जो आपातकालीन, ठीक है, जो आपातकालीन प्रावधान हैं किए गए हैं, उसे अगर हम बाह्य स्रोत के हिसाब से देखा जाए तो ये आपातकालीन जो प्रावधान है उसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान के भाग 18 में
इसका उल्लेख किया गया है। और इसका कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में इसके प्रावधानों की बात की गई है। अब आगे हम देखें अगर कि वो कौन कौन सा आर्टिकल है और उसमें क्या क्या बातें की गई है। तो आपातकाल से संबंधित विभिन्न जो अनुच्छेद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो 352 से लेकर 360 तक के जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल के संबंध में जो है पहले समझना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कोशिश ये करिए कि जो आर्टिकल्स है उस आर्टिकल्स को आप थोड़ी गंभीरता से उसको देखिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए। उसके जो है वो क्या है कि जो प्रावधान है उन प्रावधानों को देखिए, उसको रटने की कोशिश करिए, ठीक है। उतना वो सब जो है एक जो बेयर एक्ट होता है ना, वो बेयर एक्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है। बहुत जल्द उस पर काम चल रहा है और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और उसको जो है वो क्या है कि वो आर्टिकल कोशिश करिएगा उसको याद करने का, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम सब में सबसे पहली बात जो आपातकालीन जो परिस्थितियां उसमें आर्टिकल 352 आपको पता है, जिसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे कि आर्टिकल 352 भारत के संविधान के हिसाब से जो आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का 3 भागों में 3 तरह का कैटेगराइजेशन, मतलब आप ये कह सकते हो कि 3 तरह के आपातकाल की जो है बात भारत के संविधान के भाग 18 में किया गया है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो आपात है वो राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। युद्ध या बाह्य आक्रमण आगे हम देखेंगे, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति वो जो है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात में देखिए बात समझिएगा कि इसमें युद्ध है, बाह्य आक्रमण, ठीक है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था कि सशस्त्र विद्रोह भारत के मूल संविधान की अगर बात करें तो वहां पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, वहां पे आंतरिक अशांति की बात की गई थी, इंटरनल डिस्टरबेंस की बात की गई थी। तो वहां पे क्या हुआ कि 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उस 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक जो अशांति है उस आंतरिक अशांति को तब्दील कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह में, आर्म्ड रिबेलियन में जो है। तो इस तरह से युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यह भी ध्यान रखना है कि देखिए 44वां संविधान संशोधन जो है 44th अमेंडमेंट, वो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जनता पार्टी की सरकार के समय में 1978 एडी में जो है आया था, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। और मतलब देखिए 1975 के दौरान जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान आपको मालूम होगा 25 जून 1975 ईस्वी को उन्होंने जो है आर्टिकल 352 जिसमें पहले क्या उल्लेख था, शब्द जो था वो था आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति क्या जो है एक मतलब जो है कह सकते हो कि एक नैरेटिव क्रिएट करके आप कह सकते हो कि वहां पर जो है भारत के अंदर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी। अब राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उन्होंने जो है उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद से कहा और उसके बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई। और उसके बाद अगले दिन जाकर उन्होंने मंत्रिपरिषद में जाकर इसकी सूचना दी। तो इसीलिए क्या हुआ कि उसका जो मिसयूज हुआ वो तो हुआ, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई, और ये ध्यान रखिएगा जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत लंबे दिनों तक नहीं चली, लेकिन कुछ एक उनके जो काम है वो काम बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कह सकते हैं संविधान का जो मिसयूज किया जा सकता था, जहां जहां चांसेस थे उन चांसेस को दूर करने की अपेक्षाकृत बहुत कोशिश की गई। और उसके अंतर्गत जो है फिर उसी कोशिश के परिणाम स्वरूप आप कह सकते हो कि वो आया था 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि सबसे पहली बात उसमें ये की गई कि आपको जो है वो क्या है कि कोई भी मतलब राष्ट्रपति वो तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते जब तक कि मंत्रिपरिषद का लिखित सलाह नहीं मिल गया हो। जब तक मंत्रिपरिषद का लिखित सलाह नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने केवल आंतरिक अशांति, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा
कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की, जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है, वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा उस आपात स्थिति के क्रिएट हो जाने के बाद या क्रिएट होने की संभावना को देखते हुए उसका रियल स्थिति आने के पहले भी वो कदम उठा सकते हैं। तो वहां पर इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन आज भी बना है, लेकिन क्या है कि उस आंतरिक अशांति की स्थिति या एक संभावना के आधार पर आपने क्या किया, आपातकाल लागू कर दिया। तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने कहा कि नहीं, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर उसमें किसका प्रयोग किया गया, उसमें सशस्त्र विद्रोह। केवल आंतरिक अशांति आप नहीं कह सकते, जब तक कि सशस्त्र विद्रोह की अगर सिचुएशन नहीं आती, आप उसे राष्ट्रीय आपात की स्थिति जो है वो क्या है कि नहीं कहोगे। तो ये एक जो है पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो किया गया वो क्या था, वो ये था कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आप जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, यानी कि केवल प्रधानमंत्री कहने से नहीं, मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर वो क्या है कि वो आपको वहां पर जो है देना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मंत्री की जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती थी, पहले क्या था कि अगर पुरानी किताबें देखेंगे, मेरे पास जो है 1972 की किताब है, 1972 की बुक्स है, कहीं पे मिली है हमें, हमने जो है उसको पढ़ा तो देखा कि जब 44वां संविधान संशोधन तो 1978 में हुआ, 1975 में आपातकाल की पहले की किताब है, अगर आप उसको देखेंगे, दिखाना चाहे मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए ये क्या है, ये देखिए संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, माहेश्वर नाथ कौल, श्यामलाल शकधर, ठीक है, अनुवाद जो है धर्मपाल पांडे। और ये जो किताब है आप समझ जाइए कि ये जो है संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, ठीक है, और इसमें जो है आप सोचिए कि ये भूतपूर्व सचिव लोकसभा के थे और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, भोपाल की, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो प्रकाशन वर्ष है 1972, ठीक है, 1972। आप सोच सकते हैं कि 1972 में ही मेरा बर्थ हुआ था, तो बर्थ ईयर मेरा 1972 है, इस किताब का भी जन्म हुआ, और इस किताब में जो है 1972 यानी कि 1975 की पहले की बात है। तो उसमें जो है ये जो प्रावधान है, जब मैं देख रहा था तो उसमें जो है वो क्या है कि ये लिखा है कि पहले क्या होता था कि इस तरह का जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती थी उसको 2 महीने के भीतर भीतर रखना पड़ता था। अब उसको क्या किया, 2 महीने में तो फिर तबाही हो सकती है, ठीक है, उसको घटाकर 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों के पटल पर आपको रखना होगा। पहले 2 महीने का था, ठीक है। तो ये जो है ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें चेंजेस आए, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमने आपको बताया कि 44वां जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है 1978 में पारित हुआ, सब लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें हैंडराइटिंग मत देखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आपातकाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, और वो भी राष्ट्रीय आपात, ठीक है, वो भी अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात के कॉन्टेक्स्ट में जो 3 महत्वपूर्ण चेंजेस थे, वो 3 महत्वपूर्ण चेंजेस क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला जो परिवर्तन है, वो पहला परिवर्तन क्या है कि पहले आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग था, अब उसे हटाकर इसकी जगह पे किसका प्रयोग किया गया, सशस्त्र विद्रोह का, आर्म्ड रिबेलियन शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ही आप यानी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और दूसरी बात कि पहले 2 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों पर रखना पड़ता था, लेकिन अब उसे 2 माह से घटाकर कितना माह कर दिया गया है, 1 माह। 1 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन के रखना जो है पटल पर रखना आवश्यक है, ठीक है। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग हुआ, मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ही किया जाएगा, 2 माह के बदले बल्कि 1 माह कर दिया गया।
तो यहां पर ये जो है 3 सिचुएशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बताया। अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति जो आपातकाल का से संबंधित जो अनुच्छेद है 352, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, तो उसमें क्या क्या है मोटे तौर पे थोड़ा समझना है, ठीक है। तो यहां पे 352, आर्टिकल 352 में हो गया युद्ध, इसी को आप ये कह लीजिए कि यहां पे फिलहाल उस आगे करना है, तो यहां पे राष्ट्रीय आपात, इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया, नेशनल इमरजेंसी। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र अगर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 353 में किसका जिक्र है, ये राष्ट्रीय आपात जब लागू किया जाएगा तो राष्ट्रीय आपात के प्रभाव क्या क्या होंगे, इसका उल्लेख जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 353 में राष्ट्रीय आपात के लागू होने का, ठीक है, लागू होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, होने का प्रभाव या परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई। फिर आर्टिकल 353 है, तो अनुच्छेद 353 में क्या है, जिक्र इस बात का है कि राष्ट्रीय आपात जब लागू हो गया तो राष्ट्रीय आपात लागू हो जाने की स्थिति में उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है, उसका प्रभाव क्या होगा, बस इस बात को समझ लीजिएगा। अगर उसको एक लाइन में समझा जाए तो एक किताब में ये लिखा था, एक पुस्तक में ये लिखा था और बहुत अच्छी लाइन थी, उसमें ये लिखा था कि संविधान में बिना किसी संशोधन के भारत का जो संविधान है या भारत की जो केंद्र की सरकार है वो इस तरह से कार्य करेगी मानो जैसे वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रही है। अभी सामान्य स्थिति में तो हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, यद्यपि अक्षरशः जिस तरह से अमेरिका में लागू है उस तरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में लागू है। लेकिन क्या होता है, और उसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा होता है। लेकिन एकात्मक शासन की व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं होता है, बल्कि केंद्र ही सर्वे सर्वा होता है। वो किसी प्रांत को क्रिएट कर सकता है, जिले को क्रिएट कर सकता है, मंडल को, गांव को, मतलब प्रशासकीय इकाई क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो सारी जो प्रशासकीय इकाइयां होंगी वो क्रिएटेड बाय केंद्र की सरकार, ठीक है, केंद्र की सरकार के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। और केंद्र की सरकार जब चाहेगी तब उसे समाप्त कर सकती है, उसके निर्देशों के अनुसार ही स्थानीय शक्तियों को कार्य करना पड़ता है। वहां पर कोई संविधान नहीं होता है, शक्तियों का डिवीजन स्पष्ट रूप से संविधान के नॉर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वो केंद्र की सरकार खुद क्रिएट करती है और खुद ही खत्म कर देती है। तो ये हो गया एकात्मक शासन की व्यवस्था। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि हमारा देश जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का जो रूप है उस रूप का अनुपालन करता है, उसकी विशेषता का अनुपालन करता है। लेकिन आपातकालीन सिचुएशन में जो आर्टिकल 353 ये कहता है कि उसमें क्या असर होगा, क्या असर पड़ेगा, तो असर यही पड़ेगा कि संघात्मक जो शासन की व्यवस्था है उस संघात्मक शासन की व्यवस्था खत्म हो जाती है कुछ समय के लिए, जब तक कि वो राष्ट्रीय आपात का सिचुएशन होता है। और केंद्र की जो सरकार है, संघ की जो सरकार है, वो सरकार इस तरह से कार्य करती है मानो जैसे भारत में एकात्मक शासन की व्यवस्था लागू हो। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जैसे राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का राइट किसको है, राइट जो है वो राज्य विधानमंडल को है, ठीक है, राज्यपाल प्लस राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो आपातकालीन सिचुएशन होता है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची में शामिल विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको मिल जाता है, केंद्र को, यानी संघ को मिल जाता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो वही जो असर है उस असर के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 353 में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 354 में क्या है कि अगर आप आर्टिकल 268 268 टू आर्टिकल 279 यानी 268 से 279
तक जो है वो क्या है कि भारत में जैसे राजस्व का जो वितरण है संघ और राज्य के बीच में, कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होंगे जिसको संघ जो है वो क्या करेगी, मतलब इम्पोज करेगी, लेकिन उसका कलेक्शन जो है वो राज्य करेगा, और उसका जो है उसका विनियोजन भी वो कौन करेगा, राज्य करेगा। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है, वो टैक्सेस केंद्र लगाती है, ठीक है, और केंद्र ही वसूल करती है, लेकिन फिर वो राज्य को दे देती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है टैक्सेस का जो प्रोविजन है आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 279 तक है। तो जब आपातकालीन सिचुएशंस लागू हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो राजस्व से संबंधित जो वितरण है, उस वितरण पर भी जो है कुछ ना कुछ असर पड़ता है। वो सारी जो बातें हैं उसका उल्लेख जो है 354 में, ठीक है, राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधानों पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, पर असर, उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, ये आर्टिकल 354। और आर्टिकल 355 देखिए क्या है कि जब हम संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है ना, आप ये कहोगे कि केंद्र ऐसा क्यों करता है, केंद्र क्यों जो है इतना पावरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये ध्यान रखना है कि जब हम संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संघ की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के किसी राज्य का अगर किसी बाह्य आक्रमण या आंतरिक किसी सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में, आंतरिक अशांति, बल्कि इस तरह का शब्द का है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संघ की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य को हेल्प करे, उसकी मदद करे, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर आर्टिकल 355 में यह भी कहा गया है कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि जो, ठीक है, राज्य मतलब हो गया संघ, जो है संघ इस बात को सुनिश्चित करे कि भारत के जो प्रांत है यानी जो राज्य है, वो राज्य, उस राज्य की जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रहा है। दो बातें समझिएगा कि आर्टिकल 355 में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई है। पहली बात ये की गई कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से संघ का यह फर्ज बनता है कि वो राज्य को बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे। और दूसरी बात कि यह केंद्र का फर्ज है, यह दायित्व बनता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, वो यह सुनिश्चित करे कि राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं। और अगर, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में तब आर्टिकल 356 के अंतर्गत फिर क्या होता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 355 की बात करें तो इसमें क्या उल्लेख है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संघ द्वारा राज्य की मदद करना, ठीक है। और साथ में क्या है, इस बात को देखना, ठीक है, इस बात को देखना राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, संघ की जिम्मेदारी है कि वो यह देखे कि राज्य जो है, भारत के जो राज्य है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करे, ठीक है। पहला बताया 354 में राजस्व के वितरण से संबंधित जो प्रावधान है उस पर क्या असर पड़ता है, वो अनुच्छेद 355 में
बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संघ द्वारा राज्य की मदद की बात की गई है, और साथ में इसी में इस बात का उल्लेख है कि संघ की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य की जो सरकार है, राज्य की जो व्यवस्था है, वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 356, ये दूसरे तरह का आपात हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्यों में यदि है तो राष्ट्रपति द्वारा वहां पे क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और 357 में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो राज्य की विधायी शक्तियों पर केंद्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, विधायी शक्तियों। ठीक है, राज्य की विधायी शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, ये जो है आपको देखना है। हमने आपको बताया था कि संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य की जो सरकार होती है वो क्या होती है कि उससे जो है एक प्रकार से वहां से शासन करके कार्य से उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन करते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मतलब जो जब इस तरह की घोषणा होती है तो उसको संसद के पटल पर 2 महीने के अंदर, वो राष्ट्रीय आपात की बात आएगी 352 में, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर रखना है, जबकि ये जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर रखना है। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर रखना है। और 6 महीने के, यानी कि एक बार पारित हो गया तो 6 महीने तक रहेगा, फिर 6 महीने के अंदर अंदर फिर अगर उसको और कंटिन्यू करना है तो आपको फिर से वही प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। फिर लेकिन किसी भी स्थिति में 1 साल से ज्यादा नहीं। जो राष्ट्रपति शासन है वो कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में, किसी स्थिति से क्या अच्छा है कि सामान्य स्थिति में 1 साल से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। दूसरी बात, 1 साल से ज्यादा तभी हो सकता है जब पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो और चुनाव आयोग यह कह दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो 1 साल से ज्यादा हो सकता है। लेकिन चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा, सामान्य स्थिति में क्या है कि जो है 2 महीने के अंदर अंदर आप रखिए, संसद में दोनों सदन पारित करेगा, 6 महीने खत्म हो जाएगा, फिर 6 महीने अगर आप चाहे तो 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल सामान्य स्थिति में। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू है और चुनाव आयोग ये कह देता है कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे 6 महीने करके हम मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम, ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम 3 साल, चाहे जो सिचुएशन हो, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो वो 6 महीने के अंतराल पर उसे अनंत काल तक लागू कर सकते हैं। रीजन क्या है, इसको ऐसे समझिए, ये आपके हाथ में तो नहीं है ना कि सिचुएशन राष्ट्रीय आपात की जो युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो ऐसे स्थिति में ये तो आप पहले से तो नहीं कह सकते हो नहीं 6 महीने में कंप्लीट ही कर देना, 2 महीने में मजा, ये आपके हाथ की चीज नहीं है। इसलिए उसको अनंत काल तक रखा गया 6 महीने के अंतराल पर। ठीक है, उसी तरह से वित्तीय आपात की भी बात करिए, ये भी आप जो है वो नहीं कह सकते हो कि हाँ 6 महीने के अंदर ही सब कुछ हो जाना चाहिए, तो आप वहां पर भी नहीं कहते। बस मियाद की जो बात है कि मैक्सिमम 3 साल तक ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है, किसी भी मतलब जो है विपरीत परिस्थिति, लेकिन सामान्य स्थिति में 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य की विधायी 357 हो गया। 358 में क्या होगा कि जब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 358 में यह कहा गया कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो विचार और अभिव्यक्ति आदि के जो 6 अधिकार है, वो अधिकार जो है वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। तो आर्टिकल 358 में आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19
जो मौलिक अधिकार है, यानी कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो 352 है, उस 352 के अंतर्गत भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की अगर बात करें तो उसमें से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो 6 अधिकार है विचार अभिव्यक्ति से संबंधित है, जो अधिकार है वो जो है उसके बारे में, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, उसका रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है वो निलंबित हो जाएगा। और आर्टिकल 359 में ये कहा गया कि भाग 3 में अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर शेष सारे प्रावधान निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर। ये मौलिक अधिकार वाला देखिएगा, प्रावधान में हमने आपका उसमें डिटेल में बात किया है। अनुच्छेद 360 की बात है, ये आपको मालूम है कि ये अगर कोई वित्तीय अस्थिरता है या फिर साख जो है वो खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वित्तीय आपात की स्थिति जो है आर्टिकल 360 है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय जो मतलब राष्ट्रपति शासन हो गया, इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राष्ट्रपति शासन हो गया। इसके बाद जो हमने बताया वो है राष्ट्रीय आपात, यानी इससे ये पता चला कि 3 तरह के जो है वो क्या है कि आपातकाल के प्रकार हैं। एक हो गया 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात हो गया। और बीच के जो भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में इन राष्ट्रीय आपातों का कोई क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या सिचुएशन जब होगा, जब ये आएगा और जब लागू होगा तो उसका क्या क्या असर पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर क्या असर पड़ेगा, राज्य सूची में शामिल जो विषय है उस विषय पर केंद्र की सरकार को क्या राइट मिल जाता है, साथ में केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व के बंटवारे से संबंधित है कुछ जो आर्टिकल्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, तमाम तरह की बातें हैं। उन सारी बातों का उल्लेख जो है इस 352 से 356 के बीच, 356 से 360 के बीच के आर्टिकल में है। लेकिन 352, 356, 360 ये 3 आर्टिकल 3 प्रकार के आपातकाल की बात करता है। एक राष्ट्रीय आपात की, दूसरी बात संवैधानिक तंत्र की विफलता की, और तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपात की। समझ में बात आ रही है? सब नोट करते जाइएगा ये सब जो है। इसके बाद देखिएगा, अब यहां पे देखिए यही जो है जो हमने आपको बताया उसका निष्कर्ष यहां पे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा। समझ में बात आ रही है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग अलग अलग जो है समझेंगे, हालांकि मैंने बता दिया फिर भी। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात। अब यहां पे समझिए, राष्ट्रीय आपात मूल संविधान में क्या था? युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, या सॉरी आंतरिक अशांति। ठीक है, ये हो गया वार, बाय एक्सटर्नल एग्रेशन, आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, मूल संविधान में। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत क्या चेंजेस आया? आंतरिक अशांति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ? सशस्त्र विद्रोह का। सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग हुआ। सशस्त्र विद्रोह को इंग्लिश में आर्म्ड रिबेलियन, क्या लिखेंगे? आर्म्ड रिबेलियन। सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रयुक्त इंग्लिश में शब्द है आर्म्ड रिबेलियन, यानी केवल आंतरिक अशांति का नैरेटिव क्रिएट करके या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रीय आपात जैसे जो है वो क्या है कि आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो जब तक सशस्त्र विद्रोह की सिचुएशन नहीं है, जब तक आर्म्ड रिबेलियन का सिचुएशन नहीं है, तब तक आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में जबकि बाद में सशस्त्र विद्रोह जुड़ गया, यानी अब जो हो गया वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद के सलाह पर वो क्या है कि इसकी घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और तीन बातें जो हमने आपको बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या है कि जो आंतरिक अशांति है उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि इसको हर हाल में 1 महीने पहले 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में आपको रखना होगा और रखना होगा। लेकिन अब जो है ये जो 2 महीने का मियाद है उसको घटाकर 1 महीने के मियाद में तब्दील कर दिया गया। अब आपको यह समझना है कि 1 महीने के मियाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उसे पारित करना पड़ेगा। और विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से आपको उसे पारित करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है मनमाना आप कर लोगे, 2/3 बहुमत बहुत होता है। संसद के दोनों सदनों का बहुमत जो है वो क्या है कि वो ठीक है, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है वो क्या है कि अगर पारित करने की बात कर रहे हो तो ये जो है बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए बार बार ये घोषणा भी नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ये जो सिचुएशन होगा राष्ट्रीय आपात, तो 352 का जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जिस राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है वो संसद के दोनों सदनों में 1 माह के भीतर तो 44वां संविधान संशोधन के पहले उसमें 2 माह का जो मियाद दिया गया था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 1 महीने कर दिया गया। अच्छा, एक और बात समझिएगा जो कि मैंने पहले नहीं बताया कि ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे क्या है कि घोषणा हो गई और 1 महीने के भीतर करना है, लेकिन इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है और राज्यसभा अगर पारित कर देता है, ठीक है ना, राज्यसभा अगर उसे पारित करता है तो लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो पुनर्गठन के बाद जो उसकी पहली बैठक होगी उस पहली बैठक से 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात समझिएगा कि जो 1 माह फर्स्ट साइट में क्या हो गया कि लागू हुआ, संसद का दोनों सदन अगर है फोर्स में है, सेशन चल रहा, तो वहां पर आपको रखना होगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर तो पारित कर। लेकिन यह भी है कि अगर लोकसभा मतलब डिसॉल्व हो गया किसी कारणवश, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा जब पुनर्गठन होगा तो पुनर्गठन के बाद फिर क्या होगा, 1 महीने के भीतर पारित होना चाहिए। पहले 2 महीने था, फर्स्ट साइट में 2 महीने के अंदर पारित होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो लोकसभा का विघटन हो गया तो लोकसभा का पुनर्गठन हुआ तो उसी समय जिक्र था कि 1 माह के बाद फिर उससे पारित कर दे, 1 माह के भीतर पारित कर देना चाहिए। तो बाद में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, अभी आप समझ नहीं पा रहे मैं जो कहना चाहता हूं, इसको आप ऐसे समझिए कि सिचुएशन क्या है, लोकसभा भी काम कर रही है, राज्यसभा तो काम कर ही रही है, अस्थायी सदन है, और क्या है, इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है। तो जैसे ही घोषणा आप करते हो
तो संसद के दोनों सदनों में क्या है, 1 माह के भीतर भीतर लागू करना है, मतलब उसमें लाना है। इसने पास किया, पास करने के बाद राज्यसभा में गया, ये भी पास हो गया। पास होने के बाद फिर क्या होगा, वो फोर्स में रहेगा 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक रहेगा। 6 मंथ के बाद यही प्रक्रिया का पालन करना होगा। और कितने माह तक जो है वो क्या है, 1 माह के अंदर अंदर रखना है। लेकिन पहले ये क्या था, ये कितना था, 2 माह। ठीक है, अब पहले वाले सिचुएशन समझिएगा। पहले ये 2 माह था, जैसे इमरजेंसी की घोषणा हुई 2 माह के भीतर भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसे पारित कराना हर हाल में जरूरी था। लेकिन पहले वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लेकिन 2 माह तक के पहले पहले लोकसभा में रखा जाना था। लेकिन लोकसभा का डिसॉल्व हो गया, विघटन हो गया। हमने आपको बताया था सत्रावसान नहीं, ठीक है, यहां पे सत्रावसान की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात क्या हो रही है कि वो डिसॉल्व हो गया। यहां पे स्थगन एडजॉर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, बात हो रही है कि वो डिसॉल्व हो गया, विघटन हो गया। और राज्यसभा ने इसे 2 माह के भीतर भीतर पारित कर दिया। तो लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो पुनर्गठन के बाद फिर ये रखा जाएगा यहां पर, और उसे हर हाल में 1 माह के भीतर भीतर पारित कर देना। ये पहले वाली स्थिति थी। अब 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ कि ये जो 1 माह जो बाद वाली बात थी कि लोकसभा के ये 1 माह वाला बना हुआ है, लेकिन ये जो 2 माह का था इसको क्या है, इसको 1 माह कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल चीज है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था कि आपने घोषणा की, यानी राष्ट्रपति ने घोषणा की और 2 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे विशेष बहुमत से पारित कर देना था। लेकिन राज्यसभा ने पारित किया और लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, पारित करने के पहले ही डिसॉल्व हो जाता है। तो जब पुनर्गठन होता था तो उसके बाद की जो पहली बैठक होती थी, उस पहली बैठक के 1 माह के भीतर भीतर उसको लोकसभा द्वारा भी विशेष बहुमत से पारित कर देना चाहिए था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन आया, बोला गया 2 माह छोड़ो, 1 माह के भीतर भीतर दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा में जाना था, विघटन हो गया, तो विघटन हो गया तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 1 माह के भीतर भीतर वहां रखना है। यानी ये स्टैंड स्टिल, ये जो प्रावधान है बना हुआ है, इसमें परिवर्तन 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया। अब दोनों स्थिति में 1 माह के अंदर होगा कि जैसे ही घोषणा हुई 1 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना है। लेकिन इस बीच अगर लोकसभा पारित किए बिना ही डिसॉल्व हो जाता है तो उसके पुनर्गठन के बाद 1 माह के भीतर भीतर उसे पारित कर देना है। ये है आपका, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको, मूल संविधान में युद्ध बाह्य आक्रमण। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं वो ये कि ये मंत्रि परिषद के हर हाल में लिखित सलाह पर होना चाहिए। आप मौखिक रूप से हवा हवाई बात नहीं करनी है। जो 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, उनको कहा और फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। मंत्रिपरिषद को पता नहीं था, अगले दिन जाकर जो है वो क्या है कि इंदिरा गांधी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। इसलिए फिर जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो क्या है कि घोषणा की गई कि नहीं, जब तक लिखित सलाह ना हो तब तक जो है आप ऐसी घोषणा नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या है कि 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा, पूरी बात समझिएगा भाई, राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखनी पड़ेगी। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार ऐसी प्रत्येक घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर, यही सबसे सवाल आता है, ये सब याद रखिएगा। मैं कई बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन क्लास की तरह ही कई बार बोलकर मैं आपको चीज़ों को याद करा देना चाहता हूं। आप एक बार और वीडियो जब आप देख लोगे तो अपने आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 30 दिन के भीतर रखना और उसकी स्वीकृति आवश्यक है। इस संशोधन के पूर्व, देखिए हमने बताया ना, पूर्व या 60 दिन का मियाद था, इसलिए ये सब नोट कर दिए। इसलिए हमने
हैंड की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं पहले से ही जो है थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आती है अब, लेकिन मैं कोशिश करता हूं हर दिन कुछ आपके लिए अच्छा करने का। तो 60 दिन का था, अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो 30 दिन के बाद यह घोषणा स्वमेव समाप्त हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, यदि ऐसी घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो और राज्यसभा इसे 30 दिन के भीतर अपनी स्वीकृति दे देती है, तब लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जिस तिथि को उसकी पहली बैठक होगी, यदि उससे 30 दिन, बात समझिएगा, उससे 30 दिन के अंदर अंदर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वह आगे भी जारी रहेगी, अन्यथा वह 30 दिन की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगी। जिस दिन लोकसभा उक्त घोषणा पर अपनी स्वीकृति देती है, उस दिन से अगले 6 महीने, अगले 6 महीनों तक, यहां पे ध्यान रखिएगा, अभी आगे देखिएगा, अगले 6 महीनों तक वह लागू रहेगी। अब यहां पे समझिएगा, ठीक है। ऐसी घोषणा से संबंधित प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के विशेष बहुमत, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या के पूर्ण बहुमत यानी 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 याद रखिएगा, 51% नहीं होता है। 50% यानी 100 है मान लीजिए, तो 50 प्लस 1, ठीक है। यहां पर 51% नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जब जब संसद के दोनों सदन इस रीति से प्रस्ताव पारित करेंगे, तब तब आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 महीने तक बढ़ती रहेगी। यानी इस संबंध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, ये याद रखना है। 6 महीने बढ़ता रहेगा, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये याद रखना है आपको, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 और प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यही देखिएगा, जब राष्ट्रपति शासन की बात आएगी ना, तो राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे अधिकतम कोई सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में अधिकतम सीमा है 3 साल, वहां पे फिक्स है, बट यहां पे नहीं है। लेकिन वहां पर भी 6 महीने पर रिवाइज किया जाएगा, और अधिकतम जो है 3 साल तक, यहां अधिकतम कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। यदि लोकसभा संकट काल की घोषणा के लागू रहने के विरुद्ध, अब देखिए यहां पर क्या है कि ये भी समझिए, यदि लोकसभा संकट काल की घोषणा के लागू रहने के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे, तो संकट काल की घोषणा लागू नहीं रह सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है, वह अपने कम से कम 10% सदस्य के हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव के द्वारा अपनी सभा की विशेष बैठक बुला सकती है, ठीक है। और ध्यान यहां पे रखना है कि इसमें पूरा राइट जो है वो किसका है, लोकसभा। यदि लोकसभा, राज्यसभा नहीं कह रहा है, यदि लोकसभा संकट काल की घोषणा जो लागू हो गया और लोकसभा चाहती कि नहीं भाई ये लागू ना हो, अब इसे हटा दिए, इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया जाए, तो ये क्या है कि इसके लिए कम से कम उसके 10% जो सदस्य है हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव के द्वारा अपनी सभा की बैठक बुलाएगा, उसमें पास हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप क्या है कि हट जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आर्टिकल 352 के अंतर्गत अब तक भारत में, ध्यान रखिएगा, अब तक भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। ये फैक्ट्स है, इसको थोड़ा सा, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 1962 में, अभी भी चीन बहुत उछल रहा है, ठीक है ना, कि 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण के समय, ठीक है, ये पहली बार लागू हुआ था। चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 26 अक्टूबर 1962, तो ये जो होगा ना, ये होगा 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968, 10 जनवरी 1968। आप देख रहे हो, 62 में लागू हुआ, 68 में खत्म हुआ, 6 साल।
तो इसमें अनंत काल 6 माह तक अनंत इनफाइनाइट समय के लिए लग सकता है। तो ये आपको जो है लागू हुआ था 10 जनवरी 1968 को। ठीक है, इसके बाद दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। बीवी गिरी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। 27 मार्च 1977 को आपातकाल की यह स्थिति खत्म हुई। यानी ये रहा 3 दिसंबर 1971 से लेकर 27 मार्च 1977 तक। दूसरी बार, तीसरी बार की बात होगी आपातकाल की घोषणा। तीसरी बार 1975 ईस्वी में। ये बहुत ऐतिहासिक है, कभी मौका मिलेगा तो इस पर एक अलग वीडियो जो है, अलग वीडियो की मांग करता है ये। 1975 ईस्वी में 1975 एडी में आंतरिक अव्यवस्था, ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के नाम पर 25, यही आंतरिक, देखिए यहाँ पे आंतरिक अशांति, चूंकि 1978 में सशस्त्र विद्रोह गया था ना, तो ये है आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका। अभी हुई भी नहीं थी, बस ये, और ये संविधान में प्रावधान है कि या तो वो सिचुएशन क्रिएट हो गया हो तो उससे निपटने के लिए आप घोषणा कर सकते हैं, या उसके होने की संभावना है तो उसके पहले भी कर सकते हो। ये हमारे देश के संविधान ने ये बात जो है ये प्रावधान किया हुआ है। तो यहाँ पर आशंका थी और वो आंतरिक अशांति, यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह की बात नहीं थी, आशंका के नाम पर इसकी घोषणा की गई। और 25 जून 1975 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। इस दौरान इस आपातकाल का काफी विरोध किया गया। इससे 21 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती, बासप्पा दानप्पा जत्ती ने समाप्त कर दिया। तो ये कब से कब तक रहेगा? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 21 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बासप्पा दानप्पा जत्ती ने समाप्त कर दिया। ठीक है, ये 3 बार लागू हुआ, ये चीज समझना। अब देखिए आर्टिकल 356 के अंतर्गत अब इसमें क्या जिक्र करना होगा, इसमें आपको एक जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में और अनुच्छेद 355 जो है, इसके जो अगर बैकग्राउंड जैसे समझना हो तो अनुच्छेद 355 क्या कहता है, हमने क्या बताया कि आर्टिकल 355 ये कहता है कि कोई अगर राज्य है, ठीक है, भारत का कोई राज्य है और ये केंद्र की सरकार, ये पूरा आप भारत मान लीजिए, ठीक है ना, और ये भारत में केंद्र की सरकार, एक राज्य इधर, एक राज्य इधर, एक राज्य इधर, इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर इस राज्य में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या फिर बाह्य आक्रमण की एक संभावना दिख रही हो, तो यहां पर क्या है कि ये जो है केंद्र की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस राज्य को उससे बचाए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात कि संघ शासन की व्यवस्था होने की वजह से ये संघ की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों में यह देखे कि वहां की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, सरकार, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है अथवा नहीं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति क्या करता है, यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपको मालूम है यहां पर राज्यपालों की नियुक्ति इसीलिए की जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये राज्य है, राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति।
जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का है वही काम राज्य में राज्यपाल का है। लेकिन क्या केंद्र में जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या राज्य में राज्यपाल का चुनाव होता है? नहीं होता है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और क्यों नियुक्त किए जाते हैं? क्योंकि संघ की सरकार ने, संविधान ने राज्य को इस बात की जिम्मेदारी दी है, संघ को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि आप देखिए कि वहाँ की व्यवस्था आंतरिक, अभी आप समझिए कि अभी महाराष्ट्र में जो कंगना रनौत की जो है, उनकी जो दफ्तर को गिरा दिया गया, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या है कि उन्होंने वहाँ की सरकार से कहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से तो काम हुआ नहीं, तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है देखने की। और केंद्र किसके थ्रू देखेगा? राज्यपाल के थ्रू। यहाँ केंद्र की सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहां पर केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल का चुनाव इसीलिए नहीं होता, इस बात को समझिएगा कि ये पूछा गया कि राज्यपाल का क्यों नहीं चुनाव हो रहा है, आप क्यों जो है केवल राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हो, जबकि राष्ट्रपति का केंद्र में वही काम है जो राज्यों में राज्यपाल का है। राज्यपाल का, तो फिर राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति की तरह क्यों नहीं होता है राज्यों में? तो इसका कारण यही है, समझिएगा। कारण ये है कि अगर राज्यपाल का चुनाव होगा तो राज्य विधानसभा विधान मंडल जो है, परिषद, विधानसभा विधान परिषद, उसके थ्रू होगा। अगर राष्ट्रपति के तरीके से किया जाए तो वो उसके थ्रू होगा। उसके थ्रू अगर होगा तो राज्य का एक तरह से राज्यपाल पर अपना एक प्रकार हक हो जाएगा। और राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो एक प्रकार से राज्यपाल को राष्ट्रपति का आदमी माना जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो राज्यपाल जो है वो केंद्र की सरकार का राज्यों में आंख और कान होते हैं। उसके थ्रू जो है वो क्या है कि वो वहाँ की देखता है व्यवस्था को, और उसके आधार पे जैसे ही राज्यपाल ने ये कह दिया कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल है, तो फिर राज्यपाल के कहने पर या फिर राष्ट्रपति को अन्यथा भी किसी तरह का अगर उसे ये मतलब जो है कंफर्म हो जाता है कि राज्य की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्र के थ्रू जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। बात समझिएगा, ठीक है ना? तो ये जो अनुच्छेद 355 जो है वो क्या कहता है, फिर से ध्यान रखिएगा, 356 में लागू होता है, लेकिन किन परिस्थितियों में लागू होगा इसका जिक्र जो है आर्टिकल 355 में है। आर्टिकल 355 ये कहता है कि ये संघ की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत के राज्यों की इस हिसाब से मतलब उसकी रक्षा करे, देखभाल करे कि किसी बाह्य आक्रमण से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अब अरुणाचल प्रदेश को जो है वो क्या है कि चाइना डिस्टर्ब करता रहता है, कभी कुछ हमला या कुछ ऐसा अगर है। सिक्किम है, ठीक है ना, सिक्किम में जो है डोकलाम वगैरह का विवाद है, या फिर इधर जो है लद्दाख वगैरह का एरिया है, ठीक है ना। तो ये सब जो है राज्य की जिम्मेदारी है, ये जो राज्य जो केंद्र की जिम्मेदारी है। तो राज्य जो है, राज्य के पास इतना संसाधन कैसे होगा कि वो चाइना से लड़ेगा, है ना? तो वो क्या है, राज्य को ही जो है जिम्मेदार। और आंतरिक अशांति अगर किसी तरह की उत्पन्न हो जाती है, अगर बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर किसी तरह की आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है, तो ये केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर जो है राज्य को रक्षा करें, राज्य को बचाए। क्योंकि एकता और अखंडता हमारे देश के संविधान में साफ साफ लिखा है ना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबल संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, वो जो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो एकता और अखंडता जो है, ठीक है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भारत में जो है वो क्या है कि एकदम वो संघ की सरकार की जिम्मेदारी है वो इसको देखने का, और साथ में संवैधानिक तंत्र के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, प्रावधानों के अनुसार वो राज्य के अगर नहीं कर रहा है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, वहाँ की सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर राष्ट्रपति के राज्यपाल के थ्रू जो है वहाँ की पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए कि इसके बाद 356 के अंतर्गत भी जो कुछ प्रावधान है, टेक्निकल जो बातें हैं ना, वो मैं यहाँ पे लिख भी दिया और बता भी दिया हूँ आपको कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, घोषणा, ऐसे घोषणा होगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा साधारण बहुमत से, आपको क्या बताया था, राष्ट्रीय आपात विशेष बहुमत से, ये साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर, वहां पर क्या था,
राष्ट्रीय आपात की बात करिए, नेशनल इमरजेंसी जो है वो उसको कितने महीने के अंदर अंदर रखना चाहिए था? 1 महीने के अंदर अंदर। पहले ये 2 महीने था, यहां पे 2 महीना, वो 1 महीने। 1 महीने के लिए रखना है, 6 महीने के अंतराल पर अनलिमिटेड टाइम के लिए आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 महीना पहली बात के भीतर आवश्यक हो जाता है, यानी संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 महीने तक और स्वीकृति के पश्चात 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले राष्ट्रपति शासनावधि 6 महीने करके 3 वर्ष तक प्रभावी रह सकता था, रखी जा सकती थी। बात समझिएगा कि अभी घबराइए मत कि 3 वर्ष तक प्रभावी रखी जा सकती थी, किंतु इस अधिनियम यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 वर्ष की अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया? 1 वर्ष। मैंने आपको क्या बताया कि पहले 3 साल तक लगा दिया, आप 3 साल तक आप झेलते रहिए। अब क्या कह रहा है? आप बोल रहा है 1 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो सकता है। किस सिचुएशन? वो विशेष परिस्थिति है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई इस राज्य में भी चुनाव संभव नहीं है, ठीक है, तो वही समझिएगा 3 वर्ष तक प्रभावी रखी जा सकती थी, किंतु इस अधिनियम यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 वर्ष की अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष से अधिक तभी लागू रह सकती है, तभी लागू रह सकती है यदि राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा समस्त देश में लागू हो और चुनाव आयोग यह अधिप्रमाणित कर दे कि विधानसभा का चुनाव करवाना कठिन है। परंतु ऐसा होने के बावजूद भी किसी भी स्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? एकदम सब क्लियर हो जाएगा और इसको 2, 3, 4, 5 बार जितनी बार देख सकते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत और क्या बातें हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा के औचित्य को न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, यहां पे सब कुछ ध्यान रखिएगा कि ये जो है इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री और बड़ा यानी कि संसद बड़ा है या फिर न्यायपालिका बड़ा, ठीक है, इसको लेकर जो है वो क्या है कि एक बहुत लंबा संघर्ष चला। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई जो भी राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर है, उसमें कोई न्यायालय जो है वो उसको रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे किया गया कि नहीं कर सकती, यानी आप घोषणा करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। किसी कहते हैं ना कि एक मनमाना जो है वो क्या है कि अपना खुन्नस निकालने के लिए आप इस तरह का आचरण करने के लिए नहीं करना है। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होनी चाहिए। आप जो है वो क्या है कि मनमाना और किसी से दुश्मनी है कि कोई बात नहीं मान, कुछ आपको व्यक्तिगत खुन्नस और उसका इस्तेमाल आप इधर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा के औचित्य को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह विधि बना दी गई कि यदि उद्घोषणा दुर्भावनावश की गई तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है, वित्तीय असंतुलन की स्थिति है या साख की गड़बड़ी कुछ हो रही है, क्रेडिट या साख, ठीक है, इसके लिए कुछ फाइनेंशियल कह सकते हैं कि डिसबैलेंस हो या वित्तीय असंतुलन की स्थिति हो या साख खतरे में हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। इसमें देखिए यह सामान्यतः 2 माह के लिए होता है। समझिएगा कि पहला वाला 1 माह, दूसरा वाला भी 2 माह, तीसरा वाला भी 2 माह है, ये ध्यान रखना है।
किंतु यदि इसके समाप्त होने से पूर्व संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर दें तो यह तब तक जारी रह सकती है जब तक राष्ट्रपति उसे समाप्त करने की घोषणा ना करे। बात समझिएगा कि यहां पे हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, आप समझिए। पहली स्थिति क्या है? राष्ट्रीय आपात। कोई आक्रमण कर दिया तो आप पहले से कैसे मियाद बना सकते हैं? भाई नहीं, 1 साल से ज्यादा आप करेंगे ही नहीं राष्ट्रीय आपात की। अरे जो हमला हुआ है या जो भी चीजें हैं वो कितना दिन तक जाएगा उसको पहले से कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो? तो इसीलिए राष्ट्रीय आपात का कोई मैक्सिमम लिमिटेशन कुछ नहीं है। इसी तरह से वित्तीय आपन, फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति अगर है तो वो कब खत्म होगा ये कैसे पहले से घोषणा कर सकते हो कि नहीं 1 साल से ज्यादा लागू ही नहीं होगा? इसलिए पहला और तीसरा यानी राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात में मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। बस ये है कि वहां पर 1 महीने के अंदर अंदर, राष्ट्रीय आपात 2 महीने के अंदर अंदर और वित्तीय आपात भी 2 महीने के अंदर अंदर, यानी 1 महीने राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रीय आपात 1 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता 2 महीने के अंदर अंदर ये होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय आपात के लिए मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए मैक्सिमम 3 माह और यहां पर भी मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर दे तो यह तब तक जारी रह सकती है जब तक राष्ट्रपति उसे समाप्त करने की घोषणा ना करे। यदि उद्घोषणा के बाद और 2 माह की अवधि से पूर्व लोकसभा का विघटन हो जाए तो उद्घोषणा के लिए राज्यसभा की पुष्टि आवश्यक है और लोकसभा के पुनर्निर्वाचन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक से, देखिए यहां पर 30 दिनों के भीतर, यहां पे 2 माह है ना, अब जब लोकसभा होगा तब तक फिर 2 माह दे दोगे तब तो फिर कितना दिन चलेगा? तो इसीलिए जो है बोला गया नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उसका अनुमोदन होना चाहिए, अन्यथा घोषणा निरस्त हो जाएगी। राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा से कभी भी वित्तीय आपात की वापस ले सकता है। ठीक है, वित्तीय आपात को वापस ले सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई, कभी भी नहीं हुआ है वित्तीय आपात की घोषणा। तो इस तरह से ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो कमेंट्स ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हैं। फिलहाल मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। मैं आपके ज्ञानवर्धन का हमारा जो सिलसिला है एम्बेसी ऑल पर, यह कभी थमता नहीं। फिर कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।